तो आज के लेक्चर में जो हमको पढ़ना है वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं आपके नेट के पेपर के लिए, उनको देखना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे खिचड़ी बना करके अचानक से जल्दी जल्दी समझें। जैसे कि एक छोटा सा टर्म आता है यहाँ पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्लम्स। इस शब्द से तो आप परिचित होंगे, मलिन बस्ती कहते हैं इसको। स्लम को हम कहते हैं मलिन बस्ती। यस सर। यस सर। फिर मलिन बस्तियां क्या होती हैं? कोई भी एक ऐसी बस्ती या फिर एक ऐसा इलाका या फिर एक ऐसा आवासीय क्षेत्र मतलब रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ पर निम्न स्तर की दशाएं पाई जाती हैं, यानी लो लेवल का वहाँ पर सारा मामला चलता है। निम्न स्तर की दशाएं पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मलिन बस्ती कहते हैं। अच्छा, मलिन बस्ती में दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है, बदबूदार होती हैं, है ना, और सीलन से भरी हुई होती हैं। ये कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि इसके साथ होती हैं। ठीक है, जो कि जो मलिन बस्तियाँ होती हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है कि भाई ये होगा कि वो लोग प्रॉपर सूरज की रोशनी और ये जैसे अर्चित कह रहे हैं कि धारावी, हाँ बिल्कुल सही। जो धारावी है मुंबई में या महाराष्ट्र में, जो धारावी नाम का स्लम है, वो बहुत बड़ा स्लम है धारावी। और वहाँ पर काफ़ी सारे मलिन बस्तियाँ और मलिन बस्तियों में ऐसे लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें हम स्लम कहते हैं। बेसिकली स्लम के अलग अलग नाम हैं, स्लम को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर कहा जाता है। जैसे जो मुंबई है, अच्छा मुंबई में स्लम को स्लम नहीं कहते हैं, मतलब मलिन बस्तियाँ तो आप एक जनरल स्टैंडर्ड टर्म है, मलिन बस्ती और स्लम, स्लम एरिया वो एक स्टैंडर्ड टर्म है, लेकिन उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे मुंबई में जो मलिन बस्तियाँ होती हैं उनको चाल कहा जाता है। ठीक है, जो आपका चेन्नई वाला इलाका है, चेन्नई वाला जो इलाका है, इसमें इसे चेरी कहा जाता है। जो आपका दिल्ली के आसपास का एरिया है वहाँ पर इसे कटरा या फिर अन्य नामों से पुकारा जाता है। तो यानी कि जितनी भी मलिन बस्तियाँ हैं, जो भी हमारे मलिन बस्ती क्षेत्र हैं, उनको अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर पुकारा जाता है। जैसे कानपुर में इसे हाता कहते हैं, हाँ, या तो इसी तरह से अलग अलग नामों से हम मलिन बस्तियों को पुकारते हैं। मलिन बस्तियों की बात जब भी आएगी तो आपको दो बातें ध्यान में आनी चाहिए कि सूर्य की पर्याप्त रोशनी ना पहुंच पाना, और सर कानपुर में क्या कहते हैं? कानपुर में अहाता कहते हैं, अहाता या फिर जी। पुरवा। ठीक है, तो अहाता या फिर पुरवा कहते हैं। तो इसी से संबंधित दो बातें, ज़रूरी बातें ये हैं कि मलिन बस्ती बेसिकली जहाँ सूरज की रोशनी ना पहुँचे, बदबूदार हो, सीलन से भरा हुआ हो, और वहाँ पर जीने की प्रॉपर हाइजीन जो हमें ज़रूरी है, हाइजीनिक व्यवस्था ना हो, जीने की मूलभूत दशाओं की कमी हो। आगे देखते हैं। इसी से मलिन बस्तियों के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम था मलिन बस्ती क्षेत्र कानून। मलिन बस्ती क्षेत्र कानून ये आया 1956 में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मलिन बस्ती क्षेत्र कानून जो आया ये 1956 में आया। अच्छा, हालांकि और मलिन बस्तियां बस्ती कैसे हैं, अब आप याद, अब यहाँ पर जैसे ही मलिन बस्ती की बात आई, अब आप याद करिए पार्क, वो जो बर्गेस की आपने कंसेंट्रिक जोन थियरी पढ़ी थी, याद आई आपको? बर्गेस की आपने कंसेंट्रिक जोन थियरी पढ़ी थी ना? ठीक है, कंसेंट्रिक जोन थियरी में आपने पढ़ा था कि, हमें पता है नहीं बता पाओगे, कंसेंट्रिक जोन थियरी में इतना जोर मत डालो दिमाग पे। कंसेंट्रिक जोन थियरी जो थी उसमें आपने पढ़ा था कि एक सेंटर होगा, इसकी दूसरी तरफ एक दूसरा जोन होगा, सीवीडी होगा, कम्यूटर होगा, आउटर होगा, अलग अलग जोन्स उन्होंने बताए थे। और उन्होंने कहा था जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, सीबीडी जिसको वो कहते हैं, वो आपका सेंट्रल होगा। और जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे सेंटर से, तो अब बाहरी लोग आकर के वहां पर बसते जाएंगे, है ना। तो अगर आप देखें कि मलिन बस्तियों का निर्माण कैसे होता है, आखिर मलिन बस्तियां आती कहाँ से हैं, तो मलिन बस्तियां जो लोग काम करने आते हैं या फिर
नए लोग हैं, काम करने के लिए जगह नहीं। अगर आपने वो फिल्म, एक फिल्म आई थी मनोज वाजपेयी की और जिसका नाम था सत्या, अगर आपने सत्या मूवी देखी हो, शायद सत्या ही नाम था, तो अगर आपने सत्या मूवी देखी हो तो जब उसमें स्टार्टिंग होती है उस फिल्म की, तो उस फिल्म में जो इंट्रोडक्टरी लाइन आती है वो यही आती है कि बम्बई शहर दो तरीकों के, दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक अपनी बड़ी बड़ी इमारतों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, और दूसरा अपनी सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी के लिए। एक तरफ जहां आलीशान बिल्डिंगें हैं, वहीं दूसरी तरफ मलिन बस्तियां हैं। ये उस मूवी की इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं। और इसके बाद वो इंट्रोडक्शन करते हैं कि इन्हीं, उस बात पर हम अभी आगे आएंगे, जिसमें उसमें वो कहते हैं कि जो मलिन बस्तियां हैं यही अपराध का, और यही सब लोग बड़े बड़े ये मलिन बस्तियों को देखकर आप ये मत समझिए कि बहुत गरीब हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इनके लिंकअप बहुत ऊपर तक होते हैं। तो जो सत्या का हीरो होता है जाके सबसे पहले वहीं रहता है कहीं ऐसी एरिया में। तो है, चूंकि इतना बड़ा एरिया है, अब वहां पर नए मकान तो बनाने की जगह नहीं है, तो इसीलिए लोग वहीं पर रहते रहते हैं। अच्छा, तो जब बाहरी डिस्ट्रिक्ट में या फिर बाहरी इलाके में लोग रह रहे हैं, जो लोग पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के लिए नहीं रह रहे, तो जाहिर सी बात है वो लोग थोड़ा थोड़ा विचलन भी करते हैं, यानी डेवियंस भी करते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो कि मलिन बस्तियों में रह रहा हो विचलन करे, लेकिन फिर भी ये बात मैंने इसलिए बताई कि नेट के पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि, तो उसमें एक असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन था जिसमें था कि मलिन बस्तियां अपराध के लिए बढ़िया, मतलब सुगम परिस्थितियां देती हैं, जिनमें कि अपराध आसानी से पनपता है। और जिसका एक्सप्लेनेशन ये था क्योंकि वहां पर अपराध के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, मौके ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसी चीज़ों से निपटने के लिए एक चीज़ की स्थापना की गई जिसका नाम था हुडको, जिसका नाम था हुडको। अब ये हुडको किस बला का नाम है भाई? हुडको का मतलब था हाउसिंग, ध्यान रखिएगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कि हुडको कब बना, या फिर हुडको का किस लिए बना, हुडको किस लिए जाना जाता है ना। तो हुडको जो है आपका, वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि हाउसिंग एंड अर्बन का मामला देखती है कि भाई हाउस किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, ये भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है और भारत सरकार ही इसको जो है चलाती है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, ये बनाई गई थी 25 अप्रैल 1970 को, ध्यान रखेंगे, 25 अप्रैल 1970 को नगर और नगर की समस्याओं से निपटने के लिए, नए तरह के नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन समझते हैं ना, पढ़ाया हुआ है, टॉपिक है। नगर नियोजन से हमारा आशय नगर को सही तरीके से लगाने से, नगर की व्यवस्था बनाए रखने से है। ठीक है, तो जो आपका हुडको है, हुडको का आवास और शहरी विकास निगम जिसे हम कहते हैं, तो उसका काम ही यही है कि अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कैसे होगा, कैसे कैसे नई नई चीज़ें निकल करके आएंगी। इसी तरह से कई छोटी छोटी और चीज़ें बनी जिनको कि हम कहते हैं, एक यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय आवास निधि। यानी एक समय था जब लोगों को घर बनाने के लिए एक फंड दिया जाता था, और शायद अभी भी ऐसी कोई स्कीम चलती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक कोई योजना, हमारी चलती है कौन सी? प्रधानमंत्री हाँ, आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए कुछ 2 या 3 किश्तों में दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो नगर नियोजन हो रहा है, जो नगर हो रहा है, जब हम आपको शिकागो स्कूल पढ़ा रहे थे, तो याद करिए उसमें एक बात आती है कि नगर और नगर से जुड़ी हुई समस्याओं से जो चीज़ बनी उसको हमने शिकागो स्कूल में कहा, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड थी, अर्बन प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, नगरीय समस्याओं से निकल करके आई। तो उसका बेसिकली मतलब यही था कि वो नगर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जो है इलाज करेगा उसका। अच्छा, यहाँ पर ये एक टर्म, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी समझ से, जो भी बातें इसमें हुई? नो सर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के बाद
एक दूसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा जिसका नाम था हुडको और स्लम। स्लम क्या होता है और हुडको की स्थापना या कैसे हुई या फिर क्या कारण था। दूसरा छोटा सा रिवीजन करने के लिए टॉपिक जो है हमारा, जिसको कि हम कहते हैं एथनिक इनक्लेव। एथनिक इनक्लेव। एथनिक इनक्लेव क्या होता है? एथनिक इनक्लेव में जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, एथनिक और इनक्लेव दो टर्म लगे हुए हैं। तो एथनिक का मतलब हमने आपको उस दिन बताया था कि एथनिक क्या होता है कि कोई भी नरजातीय या फिर कोई भी जो एथनिक एनक्लेव्स होते हैं, तो एथनिक एनक्लेव का बेसिकली जो सोशियोलॉजी में मतलब निकलता है वो एक ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया से आता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा एथनिक कंसंट्रेशन होता है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है अपनी संस्कृति को लेकर के सांस्कृतिक अस्मिता की बातें होती हैं, है ना। कोई एक जो समूह होता है नरजातीय, वो ज़्यादा वहाँ पर रहता है, ठीक है, जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन होता है और कल्चरल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको जनरली हम इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी रेजिडेंशियल एरिया को बताने के लिए, एक ऐसे रेजिडेंशियल एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए जिसमें कि एथनिक फॉर्म्स ज़्यादा है ना, यानी नरजातीय संगठनों की जो है भरमार है। एन एथनिक एनक्लेव इज अ ज्योग्राफिकल एरिया with high ethnic concentration, characteristics, cultural identity and economic activity. The term is usually used to refer the either residential area or a workplace with a high concentration of ethnic forms. यानी किसी एक ऐसी जगह से जहां पर या तो बहुत ज्यादा लोग एक साथ एक ही समूह के नरजातीयता के रह रहे हैं, या फिर वहां पर कोई अपनी संस्कृति के, एक जैसी संस्कृति के लोग एक साथ रह रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया एन एथनिक एनक्लेव, है ना। दूसरी चीज, अब इसी में एथनिक एक्सक्लेव, अगर एनक्लेव आ सकती है तो एक्सक्लेव भी तो आ सकती है, ठीक है। एथनिक एक्सक्लेव, अब एक्सक्लेव क्या चीज है भाई? एन एक्सक्लेव इज अ पोर्शन ऑफ अ स्टेट और टेरिटरी जो कि भौगोलिक रूप से कट गया है, अलग हो गया है फ्रॉम द मेन पार्ट, ठीक है। एन एक्सक्लेव इज अ पोर्शन ऑफ अ स्टेट और टेरिटरी जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पार्ट। सिंपल सी बात है, अगर ये एक हमारा मेन पार्ट है, इसमें से कोई अगर ये हिस्सा कट जाए तो हम इसको एथनिक एक्सक्लेव कहेंगे, जो कि निर्जातीय रूप के कारण ही कटा गया है, ये आज इसको अलग कर दिया गया है, ठीक है, जिसको हम एथनिक एक्सक्लेव कहते हैं। तो एथनिक एनक्लेव का मतलब कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर निर्जातीय संगठन, निर्जातीय समूह एक साथ रहते हैं। और अब अच्छा होता क्या है, जैसे कि भाई महाराष्ट्र वालों ने बीच में कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हम जो है किसी यूपी बिहार वालों को नहीं आने देंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि वो लोग आते हैं और ऐसा वैसा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अब ये तो जो एथनिक एनक्लेव है, यानी हम सिर्फ अपने लोगों को रखेंगे और किसी को नहीं अंदर आने देंगे, ये कहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि समाज के लिए अच्छा नहीं रह जाता, क्योंकि एथनिक एनक्लेव अपनी ही अस्मिता को और अपनी ही चीज़ों को बचाना चाहता है कि भाई हम अपने ही जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, नृजातीय चीज़ें हैं, उनको हम रखेंगे। और इसमें वही लोग एक साथ रहते हैं जो जिनका कि एक सिमिलर बैकग्राउंड होता है और एक जैसे तरीके से वो लोग रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम Yes, sir. एक दूसरा इसी संदर्भ में बात करें, कई बार क्या होता है, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी अपनी नृजातीयता को बचाने के लिए कई बार क्या होता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि नगरीय हिंसा का सामना करना पड़ जाता है, यानी अर्बन वायलेंस का सामना करना पड़ता है। क्या होता है अर्बन वायलेंस? नगरीय हिंसा का सामना करना पड़ जाता है हमको। नगरीय हिंसा क्या होती है भाई? हिंसा तो जनरल आपको पता ही है, किसी भी तरीके से का जो वायलेंट बिहेवियर है, किसी भी तरीके के जो जिसमें लड़ाई झगड़ा और शक्ति का आप अनुचित प्रयोग करते हैं और खासकर गैर कानूनी प्रयोग करते हैं। आपके हाथ में पावर है और आपने उसका गलत उपयोग किया किसी को परेशान करने के लिए, किसी को जो है डिस्टर्ब करने के लिए, उसको हमने नगरीय हिंसा कहते हैं, हिंसा कहते हैं। और नगर में होने वाली हिंसा नगरीय हिंसा, सिंपल सी बात है। तो पहली तो बात आपको पता होनी चाहिए कि हिंसा क्या है, पावर का एक अनुचित और गैर कानूनी जो है यूज है। दूसरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि नगरीय हिंसा कितने प्रकार की हो सकती है।
तो नगरीय हिंसा 6 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। यानी पहली बात क्या है, नगरीय हिंसा के लिए जो सबसे पहली बात है वो ये है कि भाई कम्युनल वायलेंस। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। कम्युनल वायलेंस यानी कि सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा में क्या आ जाता है, किसी भी तरीके के दो संप्रदाय थे भैया, आपस में लड़ गए, ठीक है। तो ये जो दो समुदाय होते हैं, जब दो समुदाय में हिंसा होती है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कार्यरत रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा। दूसरे तरीके का जो वायलेंस होता है जिसको कि हम कहते हैं संरचनात्मक हिंसा या फिर स्ट्रक्चरल वायलेंस, जो कि किसी विरोध प्रदर्शन को जताने के लिए या किसी अपनी समस्या को दिखाने के लिए होता है। दूसरी चीज़ जो हमें नगरीय हिंसा में तीसरी बात जो देखने के लिए मिलती है वो आती है पॉलिटिकल वायलेंस। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है इस तरह की कोई वायलेंस रैली निकाली और उसमें वायलेंट हो गए लोग, इसको हम कहते हैं राजनीतिक हिंसा। दूसरी चीज यहीं पर एक आती है जिसको कि हम कहते हैं आतंकवादी हिंसा। कोई आतंकवादी घटना घट गई या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, जिसको हम कहते हैं टेररिस्ट वायलेंस। आतंकवादी हिंसा, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आ जाती है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यानी कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। और छठी चीज आ जाती है स्वयं के विरुद्ध हिंसा, यानी आपके खिलाफ या आपके समुदाय के खिलाफ कोई हिंसा जो हो जाती है उसे हम कहते हैं स्वयं के विरुद्ध हिंसा, ठीक है। तो ये 6 तरीके की हिंसाएं होती हैं। अच्छा, इसमें जो प्रमुख बातें आती हैं ये हुआ कि भाई कोई नगरीय हिंसा हो रही, हिंसा तो कोई भी होगी तो अच्छी नहीं होगी। तो कोई भी हिंसा है दैट मीन्स इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी या फिर इट इज नॉट फंक्शनल फॉर द सोसाइटी। तो अब हिंसा हो रही है तो वो समाज के लिए अच्छी तो किसी कीमत पे नहीं हो सकती है। तो और इसी तरह की कई बड़ी हिंसाएं जो कि समाज में ऑलरेडी हो चुकी हैं या फिर समाज में कई बार इस तरह की हिंसाएं हो चुकी हैं जिनका कि समाज को इससे पहले सामना करना पड़ चुका है। जैसे कि आप आए दिन पेपर में देखते हैं कि कोई बड़ा दंगा हो गया और उस दंगे में इतने लोग मारे गए, इतना चीज़ें उससे प्रभावित हो गई। इसी का एक जो प्रमुख जिसमें देखने को हमें मिलता है जिसको कि हम कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। पता है क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? नो सर। किसी को पता है? नहीं पता सर। नो सर। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही इतिहास वगैरह कभी नहीं पढ़ा है। चलो खैर कोई बात नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक जो है विद्रोह टाइप की आप चीज कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका था, जो कि सिखों से जुड़ा हुआ था। और उसमें कि एक काफ़ी बड़े नरसंहार और बड़ी दिक्कत हो गई थी जिसमें कि जिसको गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में, ठीक है। और बाकी तो मतलब ये जो अगर इस पर तो अलग से कभी पढ़ाएंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। ऑपरेशन ब्लू स्टार बेसिकली यही था कि इमरजेंसी लगी थी। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इमरजेंसी लगी थी, आपातकालीन स्थितियां जैसी चीज़ें बन चुकी थी। और ये लगभग 1 जून से 8 जून के बीच में 1984 84 के जब दंगे हुए, सिख दंगे हुए, तब उस बीच ये चीज़ निकल करके आई जिसमें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के एक बड़ा वो हुआ। हम आपको एक वीडियो भेजेंगे। पहले एबीपी न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था प्रधानमंत्री, अगर शायद किसी को ध्यान हो, बड़ा अच्छा शो आता था। और आप उसे देखिएगा, उसमें पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार एक्सप्लेन करके बताया गया कि वास्तव में क्या हुआ, कैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी किस तरीके से जो है वो पूरा घटनाक्रम क्या है वो आपको उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो
तो ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बड़ा इस तरह की हिंसा हुई जिसमें कि कई सारे लोग और कई सारी चीज़ें प्रभावित हुई। फिर सिखों की जो सिख संप्रदाय था वो पूरी तरीके से हिंसक हो गया, और जब दंगे भड़के तो फिर बहुत सारे लोग जो कि आपस में ही लड़ाई झगड़े होने लगे। और पहले तो हालांकि बहुत हिंसा होती थी, अब इस तरह की चीज़ें नहीं कम देखने को मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर आपको किताब ध्यान रखनी है, अर्बन सोशल मूवमेंट। अर्बन सोशल मूवमेंट जो कि है मैनुअल कैसल्स की। और एक दूसरी किताब है मैनुअल कैसल की जिसका नाम है द अर्बन क्वेश्चन। द अर्बन क्वेश्चन। सर ये तो सूचनावाद पे बताए थे ना। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, क्या उसी पे बताएंगे, उसके अलावा भी तो बता सकते हैं कुछ। अर्बन क्वेश्चन जो बुक है वो मैनुअल कैसल की है। और हालांकि आपने तो और भी किताबें मैनुअल कैसल की पढ़ी हैं, अर्बन सोशल मूवमेंट है, द अर्बन क्वेश्चन है, और द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी आपने पढ़ी है ना। इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, और बताइए, और याद आ रही सर हैं। एक है द सिटी ग्रासरूट्स। द सिटी। सर द सिटी एंड द ग्रास रूट्स। द सिटी एंड द ग्रास रूट्स, यही कह रही है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, द सिटी एंड द ग्रास रूट्स, ये भी एक मैनुअल कैसल की बुक है ना। ये सारी किताबें जो भी इम्पोर्टेंट लगती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी आपकी ये क्या बोलते हैं, ये हो अर्बन सोशल मूवमेंट है, अर्बन क्वेश्चन है, द रिस्क ऑफ नेटवर्क सोसाइटी है, द सिटी एंड द ग्रास रूट है, और इंफॉर्मेशन वो जो ये बता रही थी काजोल जी, है ना, द राइज ऑफ सर इंफॉर्मेशन एज, ये सॉरी द रिस्क नहीं है, इकोनॉमी सोशल, एज होगा। है ना। रिस्क नहीं सर, एज द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर। बहुत बढ़िया, एक एक सेकेंड, द इंफॉर्मेशन सिटी भी तो एक सेकेंड। है। हाँ, और एक कैपिटलिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो किताबें होंगी, खैर ये तो एक्स्ट्रा हो गया, आप मतलब ध्यान रखा करिए। अच्छा, दूसरी चीज जो एक दूसरा छोटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, जो आपको देख लेना चाहिए। ये तो हो गया अर्बन सोशल मूवमेंट्स, नगरीय आंदोलन, जिस पर हम लोग विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा एक आता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स यानी कि पर्यावरणीय आंदोलन। अभी पर्यावरण पर 2 वीडियो आदित्य सर की आई हैं, बेसिक देख लोगे तो बेसिक तैयार हो ही जाएगा, बेसिक क्या है, पर्यावरण आंदोलन। ठीक है, तो पर्यावरणीय आंदोलन भी ज़रूरी है और पर्यावरण का संरक्षण भी ज़रूरी है। ठीक है ना जी। आगे देखते हैं। तो एक थिंकर हुए जिनका नाम था जीन पियाजे, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना। जीन, यस सर। कौन सी थियरी पढ़ी है जीन पियाजे की, कोई और बताया श्रुति के अलावा। तो संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। बाकी लोग सो जाओ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी जो है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, जिसमें कि वो बताते हैं कि व्यक्ति का जो सामाजिकरण होता है वो कितने कुछ स्टेजेस में होता है, और बाकी जो पूरी जो चीज़ आपने पढ़ी है ना। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल जो मूवमेंट्स हैं या पर्यावरण संबंधी आंदोलन जो भारत में चलाए गए, जिनका उद्देश्य था पर्यावरण और पर्यावरणों की रक्षा करना, जिससे कि पर्यावरणों को बचाया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट का मतलब ही यही है कि जिसमें कि कई सारे लोग, कई सारे समूह, कई सारे समुदाय आपस में मिलकर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी लें और पर्यावरण को बदलने का प्रयास करें, है ना। अच्छा,
और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए जो नीतियां बनी हैं उन पर, और पर्यावरण से जो 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 पर्यावरण के साथ गलत हो रहा है उसको भी उसके लिए जो सामूहिक प्रयास किया जाता है उसको हम पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। पर्यावरणीय आंदोलन के कई कारण हो सकते हैं कि भाई पहली तो बात यह है जो प्रकृति है वो धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन हो रहा है ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ते होंगे आप लोग। पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, तो पर्यावरणीय क्षरण होगा तो जाहिर सी बात है जो आपका बायोस्फेरिक सिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा उससे। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हद से ज़्यादा दोहन किया जाना। भाई प्राकृतिक संसाधन का बहुत दोहन होता है। आप देखते हैं कि सबमर्सिबल से कैसे आदमी एक बाइक धोने के लिए बड़े मोटे से पाइप से पानी बर्बाद करता है ना। तो इसको प्राकृतिक संसाधनों का जब हद से ज़्यादा दोहन किया जाने लगा या प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज़्यादा दोहित किया जाने लगा, तो एक सेकेंड यार, ठीक है। तो यानी कि जब प्राकृतिक संसाधनों का बहुत तेजी से दोहन किया जाने लगा तो लोगों ने इसके खिलाफ भी चिंता व्यक्त की, कुछ लोगों ने। और जो खासकर गवर्नमेंट की जो नीतियां थी उनके खिलाफ बात हुई, सरकारी नीतियों के खिलाफ जाने लगे। और जंगल और जो है मानवाधिकार वाले लोग पीछे पड़ गए, है ना, कि भाई नहीं नहीं हम इस तरीके से। और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी फैलाई गई राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। ठीक है। इसीलिए पर्यावरण संबंधी तमाम सारे आंदोलन चले। और जीन पियाजे की बात आ रही थी, तो जीन पियाजे भी कहते हैं कि जो व्यक्ति का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण के साथ जो अनुकूलन व्यक्ति करता है उसका भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, और जैसे जैसे व्यक्ति पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है तो वो बहुत कुछ सीखता है और बहुत सारी चीज़ों को आत्मसात करता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, कुछ मेजर सोशल जो मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं उनको देख लेंगे कि कौन कौन से हैं बेसिकली। तो हमारा एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है। ठीक है, अच्छा। हालांकि हम कई बार कह चुके हैं पढ़ लो, लेकिन तुम लोग अपने आप नहीं पढ़ोगे। द साइलेंट वैली मूवमेंट पहला तो है, कहाँ चला था पता है? ठीक है, रहने दो। द साइलेंट वैली, बेटा पर्यावरण आंदोलन पढ़ने के लिए तो कहा था ना सभी से कि पर्यावरण आंदोलन एक बार पढ़ लेना। द साइलेंट वैली मूवमेंट जो चला वो चला केरला में। केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है पालघाट, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जहाँ पर साइलेंट वैली मूवमेंट शुरू हुआ। और पहाड़ियों को लेकर के था, क्योंकि जो कुंतीपुझा जो नदी थी वहाँ पर उस पे बांध बनाने के लिए सोचा जा रहा था, जिससे कि जो 1929 के करीब की ये बात है, 1929 में कुंतीपुझा नदी के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने बांध बनाने की योजना निकाली, उसके बाद जब ये मुद्दा बहुत तेजी से चला साइलेंट वैली मूवमेंट वाला, तब सारे जो किसान थे, सारे जो लोग थे, वो एकजुट हुए और उसके खिलाफ उन लोगों ने मोर्चा खोला। बेसिकली इसमें जिस पार्टी ने काम किया वो थी KSSP, यानी केरला शस्त्र साहित्य परिषद, जिसका नाम था केरल शस्त्र साहित्य परिषद। ठीक, केरल शस्त्र साहित्य परिषद जिसका नाम था। और इसका बेसिक उद्देश्य यह था कि कैसे वो जो उसके कारण जो चीज़ें हो रही हैं वो ना चले, है ना। ये और बाकी ये शुरू हुआ था 1978 में, और कहीं ना कहीं इसकी जो आग थी वो कहीं ना कहीं 1929 से जल चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कुंतीपुझा नदी पर बांध बनाने के लिए जो वो किया था, वहीं से ये कहीं ना कहीं चीज़ें शुरू हो गई थी। कुंतीपुझा नदी का नाम था।
1978 में। अच्छा जी, दूसरा जो एक आंदोलन आप देखते हैं जिसका नाम है चिपको आंदोलन, बहुत फेमस है। ये कहाँ से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन? हम्म चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1973 में, गढ़वाल डिवीज़न उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट से, जम्बू। है ना। चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले से ये बात शुरू हुई, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस आंदोलन है, 1973 में शुरू हुआ। और ये सोचे शुरू हुआ कि धीरे धीरे जब नगर वालों की नज़र पड़ी जंगल की तरफ, तो वो लोग जंगल को वही दोहन करना तो मनुष्य की आदत है, तो धीरे 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 उनका भी दोहन होने लगा। तो लोगों के मन में एक चेतना आई, क्योंकि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं और पहाड़ों के ही एक तरह से वही उनका घर होता है, तो उसको अगर वो तहस नहस हो जाएगा तो पहाड़ों की खूबसूरती और कैसे काम चलेगा, है ना। तो जो नेचुरल कैलेमिटीज़ थी, क्योंकि भाई अगर आप जो पेड़ आप लगे होते हैं वो मृदा अपरदन से भी रोकते हैं, लैंडस्लाइड से भी रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं बारिश करवाते हैं, बहुत सारे फायदे। और जगह जब आप पूरा पेड़ों को ही काट देंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो कैसे होगा। तो इस वजह से 1973 में 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ कि एक बड़े मास मूवमेंट के साथ जो है, जो इसके दो प्रमुख नेता थे, एक का नाम था चंडी प्रसाद भट्ट और दूसरे थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बात को रोकने का प्रयास किया और चिपको नाम से एक आंदोलन कराया, जिसमें कि सारे पेड़ों को गले लगाना या फिर उनसे चिपक जाने से संबंधित था। और जो लोग कुल्हाड़ी लेकर के आए, उनकी कुल्हाड़ी छीन ली और अपने पेड़ों को गले लगा लिया, या उन्होंने कहा कि अगर आप काटना ही चाहते तो हमारे साथ ही हमारे पेड़ों को काटिए, हम हटेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें आई, ठीक है, इसको हमने चिपको आंदोलन कहा। इसी के अलावा बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन हैं, जिसमें से कुछ फेमस फेमस हम अभी देख लेंगे। जैसे कि एक आता है आपका बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किया अमृता देवी ने। अमृता देवी ने इसका नेतृत्व किया, जिसमें कि लगभग 370 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और 370 लोग इसमें जंगलों को बचाने के लिए नहीं रहे। हालांकि बात ये भी वैसी ही थी। राजस्थान में शुरू हुआ था ये बिश्नोई आंदोलन, और बहुत ये काफ़ी पुराना आंदोलन है, 1700 के आसपास वाला। तो 1700 समझ रहे हैं ना, 1700, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख नेता थी वो अमृता देवी थी। 1700 के आसपास शुरू हुआ, राजस्थान में शुरू हुआ, और ये भी पेड़ों को काटने से रोकने के लिए बिश्नोई आंदोलन चलाया गया था। दूसरा आंदोलन जो आपको देखना है वो है अपिको आंदोलन। तो जैसे चिपको था, सेम वही चीज़ अपिको में हो जाएगी, बस जिला और लोग बदल जाएंगे। तो जो अपिको आंदोलन है वो ये चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था। और ये आपका कर्नाटक के वेस्टर्न घाट वाला, जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है, उसमें चलाया गया लगभग नवंबर 1983 में। सर नवंबर था या सितंबर था? मतलब सितंबर से शुरू हुआ और नवंबर तक चला। तो यस सर। सितंबर से नवंबर 1983, गुड, है ना। तो सितंबर से नवंबर 1983 तक ये चीज़ चली। और यहाँ पर भी सेम चीज़ थी कि पेड़ों को व्यापार के लिए हम नहीं काटने देंगे, पेड़ों से चिपक जाएंगे। ये जो है, जो इसके नेता थे वो थे पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। पांडुरंग हेगड़े इसके नेता थे। और ये जो सकलानी गांव था वहाँ पर कर्नाटक का, जिसमें कि ये चीज़ें हो रही थी, ये आंदोलन लगभग 40 दिन चला। और इसमें कई सारे लोगों की जानें गईं, कई सारे लोग जो है इसमें जो है प्रभावित हुए, परेशान हुए। और लेकिन पेड़ों को उन्होंने नहीं काटने दिया।
और एक ये भी अपिको आंदोलन में चिपको आंदोलन की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट आंदोलन बन करके निकला। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, दूसरा इसी में जो आंदोलन आ जाता है, जो आ जाता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। तमाम सारे आंदोलन है, बस आपको बेसिक बेसिक लीडर, बेसिक बेसिक नाम याद रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये किसने शुरू किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ 1985 में मेधा पाटेकर ने। चलो, मेधा पाटेकर ने आंदोलन शुरू किया। ये शुरू हुआ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ इलाकों में, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम जो बांध बन रहा है उसके कारण जो विस्थापन हो रहा है, जो लोग उससे विस्थापित होकर के जा रहे हैं वो कहाँ रहेंगे, उनकी मदद की जानी चाहिए, और वो नहीं जाएंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं। दूसरी चीज आती है जंगल बचाओ आंदोलन। ये आप एक साथ अगर लिख लेंगे इनका, और आप एक ऐसे करके बना लीजिएगा टेबल, आंदोलन का नाम, आंदोलन का वर्ष, आंदोलन का नेता और किस मुद्दे से संबंधित था वो। ये 4 कॉलम अगर आप बना लेंगे तो सारे आपको बेसिक बेसिक मूवमेंट जो है वो याद हो जाएंगे। तो जंगल बचाओ आंदोलन जो है ये आपका शुरू हुआ बिहार से। सिंहभूम एक जिला है बिहार में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ, और अब तो फिलहाल ये झारखंड में है सिंहभूम, लेकिन जब ये हो रहा था तब बिहार में ही आ रहा था, और बिहार की जनजातियों के द्वारा शुरू हुआ। और जो ये भी सेम जंगल काटने से रिलेटेड था, 1982 में शुरू हुआ। जो ट्राइबल्स थी वही इसके, सिंहभूम की जो जनजातियां थी वो इसके नेता थे। नेता कौन था? जो सिंहभूम की जनजातियां थी, ये जनजाति के लोग थे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे क्या जंगल, बताओ। जो ये सिंहभूम है, ये उस प्लेस का नाम है जी, कि जाति है? नहीं नहीं, ये उस प्लेस का नाम है सिंहभूम। ठीक है। तो सिंहभूम जो है आपका, वो उस प्लेस का नाम है जहां पर ये चीजें हो रही थी, जहां पर ये हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड। सर नेता जन लोग, उनका क्या एक संगठन था, ये क्या था? क्या चीज? नेता जनजाति लोग, हाँ, जनजातीय लोग जो वहां के थे वही नेता मतलब दीदी उन्होंने ही जी। इसका नेतृत्व किया था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पर्यावरण आंदोलन मुझे हिसाब से, मतलब इसमें से अगर नोट करके इसका रिवीजन कर लोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं। एक दूसरा टर्म और इम्पॉर्टेंट टर्म, और इससे क्वेश्चन भी आया था। हमने आपको कुछ टर्म बताए थे जो कि नए इंट्रोड्यूस हुए थे और जिनसे कि क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, ठीक है, ई गवर्नेंस, हालांकि हमने पढ़ा भी दिया है, लिखा भी दिया है, ई गवर्नेंस। और एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था गेटेड कम्युनिटी, याद है? नहीं याद है? चलो, गेटेड कम्युनिटी, जिसमें कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि गेट बंद कॉलोनीज होती हैं, उन्हें गेटेड कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए, और चौथा कॉन्सेप्ट जो नया ऐड हुआ था जिसको हमने कहा था डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड एक ऐसा टर्म है जो कि गैप बताता है, जो कि बताता है कि किस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं डिजिटली। ठीक है। वर्चुअल कम्युनिटी एक हमने आपको पढ़ाया था, याद होगा। ये जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं ये आपको याद रखने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। वर्चुअल कम्युनिटी किसकी किताब थी, क्या था वो, तुम लोग कमेंट में बता देना। ठीक है। अच्छा, तो जो वर्चुअल कम्युनिटी थी, उसी तरीके से एक नया टर्म है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड होता है कि भाई द डिजिटल डिवाइड टर्म्स डिस्क्राइब अ गैप इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एंड यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी आईसीटी जिसकी आप बात करते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका असमान यूज, जैसे कि भैया
मान लो काजोल के पास लैपटॉप है, यास्मीन के पास नहीं है, जो है श्रुति के पास इंटरनेट है, कोमल के पास नहीं है ना। किसी के पास है, किसी के पास नहीं, या किसी के पास बढ़िया वाला एक्सेस है, किसी के पास कम बढ़िया वाला एक्सेस है। कोई हफ्ते में एक दिन फेसबुक चला पाता है, कोई हर दिन चला लेता है। यानी कि क्या हुआ, जो डिजिटल डिवाइड है वो आईसीटी के बीच में जो गैप है उसमें देखा जाता है और उसमें इसको समझा जाता है, यानी आईसीटी के बीच की जो गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाए। ठीक है जी। द मेजर कॉज ऑफ डिजिटल डिवाइड इज एक्सेस, यानी जो बेसिक मुद्दा है वो एक्सेसिंग का है, यानी कौन व्यक्ति एक्सेस कर पा रहा है और कौन व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब एक्सेस ना कर पाने में या फिर कर पाने में और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनको कि आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक बात यही है कि क्यों ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ये लोग नहीं क्यों ये लोग मतलब डिजिटली डिवाइड है। देखा जाए अगर हम लोग डिजिटल डिवीजन की बात करें तो भाई सर आपके पास ज़्यादा बढ़िया सिस्टम होगा, हमारे पास कम अच्छा है, अरे आप कर लेते हैं हम नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे बोलते होंगे ना कि यार तुम्हारे पास तो बढ़िया मोबाइल है, यानी डिजिटली वो लोग डिवाइड करते हैं। यानी देखो हमारे पास, या फिर तुम्हारे पास इतने फॉलोवर हैं, हमारे पास इतने फॉलोवर हैं, तुम्हारे फेसबुक पे इतने फ्रेंड है, हमारे इतने फ्रेंड है, यानी डिजिटली डिवाइड होने को हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इसमें अच्छा क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्या कारण हो सकते हैं भाई, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है क्या ये कारण, डेफिनेटली हो सकता है। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स हो सकता है भैया इंटरनेट का रिचार्ज हाँ बहुत सर। महंगा हो, बच्चा ना करा पा रहा हो, तो जो अमीर होगा वही करा पाएगा ना। तो जो इंटरनेट का संसाधन है उस तक कौन पहुंचेगा, उस यस। संसाधन तक सिर्फ अमीर व्यक्ति पहुंच पाएगा ना। दैट मीन सोसाइटी इज डिवाइडेड। ठीक है, तो फिर समाज विभाजित हो जाएगा, तो यानी कि फिर डिजिटल डिवाइड की बात आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरी चीज एक्सेस फॉर द डिसेबल्ड, यानी जो लोग नहीं चला पा रहे हैं भैया, डिसेबल्ड यानी जो जो कि चला पाने में डिसेबल है, असमर्थ है, वो कैसे चलाएंगे, उनके लिए दिक्कत है। दूसरी चीज है लैक ऑफ स्किल्स, यानी एक्सेस तो है लेकिन चला नहीं पा रहे हैं। अब काजोल के पास लैपटॉप तो आ गया, चलाना तो नहीं आ रहा है, यानी कि लैक ऑफ स्किल्स, स्किल की भी दिक्कत है। लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़े लिखे नहीं है तो करें क्या, पिक्चरें देख रहे हैं लैपटॉप में खोल के, बहुत सारे लोग लैपटॉप का इस्तेमाल पिक्चर देखने के लिए करते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की वजह से। तो यानी ये सारी कारण हैं जिसके वजह से डिजिटल डिवाइड हो रहा है और डिजिटली डिवाइड होता है। यानी कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है, एक्सेस फॉर द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड जो लोग चला पाने में असमर्थ हैं, स्किल्स नहीं है लोगों में चला पाने की, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी है, और सूचना की कमी है। डिजिटल डिवाइड को सीधा सीधा हम देख सकते हैं ग्रामीण, अब की बात नहीं हो रही, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा पहुंच गया है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। अब आप देखें कि भैया जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर नेटवर्क कम आ रहा है और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर नेटवर्क ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिजिटली डिवाइड हुए दोनों चीज़ें कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। दोज आर लिविंग इन अर्बन एरियाज हैड गुड इंटरनेट, है ना। यानी कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके पास अच्छा नेट है, जो लोग गांवों में रह रहे हैं उनके पास कम अच्छा नेट है। और यहाँ पर द डिजिटल डिवाइड कैन एग्जिस्ट बिटवीन दोज लिविंग इन रूरल एरियाज एंड दोज लिविंग इन अर्बन एरियाज, यानी सीधी सीधी बात जो ग्रामीण में रह रहे हैं और जो शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। बिटवीन द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, यानी पढ़े लिखों के बीच में और अनपढ़ों के बीच में, और इकोनॉमिक क्लासेस, है ना, इकोनॉमिक क्लासेस के बीच में है, अलग अलग अमीर गरीब के बीच में है, और अलग अलग तरीके से लोगों में है जो कि नहीं उसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब कहीं ना कहीं कंप्यूटर चलाना क्या बनता जा रहा है, ये भी आपका एक हुनर बनता जा रहा है। आपको अरे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अरे जाओ, है ना। यहीं से डिजिटल डिवाइड से एक टर्म निकल करके आता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटली आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, डिजिटली आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। अगर डिजिटली आपको नहीं आता है तो फिर तो आप बेकार हैं। डिजिटली अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे मज़ा आएगा, नहीं नहीं हो पाएगा भाई। अगर आप मान लो आपके पास सब कुछ है लेकिन आप कंप्यूटर नहीं आपको चलाना आता तो फिर तो नहीं हो पाएगा, तो आपको कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, डिजिटल डिवाइड की बात अगर करें तो ये सिर्फ
किसी किसी के पास जो अफोर्ड कर सकता है, कोई कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी डिजिटल डिवाइड तीन तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? पहला हो सकता है आपका जेंडर डिवाइड, यानी लड़के को फ़ोन दे दिया और लड़की को फ़ोन नहीं दिया, जेंडर डिवाइड। जेंडर गैप भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा चीज़ आ सकती है आपकी सोशल डिवाइड। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना बेटा, बाकियों की तरह भूल नहीं जाना। सोशल डिवाइड, सोशल डिवाइड क्या होता है? यानी जो एक्सेसिबल चीज़ें हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं लोग, उनके साथ दिक्कत है। ठीक है, वो सोशल डिवाइड है। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया नहीं चला पा रहे हैं, है ना। सोशल, इसके वजह से एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जन्म ले चुका है। तीसरी चीज़ निकल करके आती है यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइड। यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइड मतलब जो कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना, जो कि इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, जो कि मतलब उसको चला नहीं पा रहे हैं, फिजिकली अनफिट हैं उसके लिए, है ना। बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, लो एजुकेशन है ना, इनएडिक्वेट ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, कैसे चलाएंगे? तो ये हो सकता है यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइड। ये तीन तरीके के डिवीज़न हैं जो कि बड़ा परेशान करते हैं व्यक्ति को और डिजिटली डिवाइड कर देते हैं। एक लड़का है, बचपन से आपने देखा होगा, कुछ बच्चे हैं जिनके पास बचपन से ही लैपटॉप था, हमारे किसी किसी बच्चे के पास नहीं था, किसी किसी के पास था, किसी किसी के पास नहीं था। ये कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि डिजिटल डिवाइड के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताई डिजिटल लिटरेसी, है ना, द फिजिकल एक्सेस का जो लैक आता है, यानी आप चला ही नहीं सकते, उसको आप कैसे फिल करेंगे? जो गरीब अमीर के बीच का लैक है उसको आप कैसे फुल करेंगे? अच्छा, इसके वजह से प्रभाव क्या पड़ता है? इसकी वजह से प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चा जो है, अब अगर आपको नहीं आता तो जाहिर सी बात है आप अपने बच्चे को कैसे सिखा पाइएगा, है ना। तो जो इकोनॉमिक गैप है वो लगातार बढ़ता जाता है, सॉरी, ये आईसीटी का जो गैप है ये लगातार बढ़ता जाता है। और अच्छा, अगर मान लो सिर्फ इंटरनेट नहीं आता है तो इससे प्रभाव किस पे पड़ता है? इकोनॉमी पे पड़ता है, एजुकेशन पे पड़ता है, और सोशल स्फेयर्स पे पड़ता है, और तमाम सारी चीज़ों पर पड़ता है। क्योंकि जो अब बहुत सारे बच्चे थे, इवन अभी भी हमारे यहाँ जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, एमए में कई लड़कियां या लड़कियां हैं, लड़के तो नहीं हैं, लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, और उनका एक्सक्यूज़ ये है कि सर हमारे पास फ़ोन नहीं है और इसलिए हम ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई? क्योंकि सर हमारे पास फ़ोन नहीं है। अच्छा, फ़ोन क्यों नहीं? क्योंकि दिलाया नहीं गया। क्यों नहीं दिलाया गया? क्योंकि भैया ने ले लिया था और हमें नहीं मिला। ठीक है, ये एक चीज़ हो सकती है। तो इसे इसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो बेसिकली जो डिजिटल डिवाइड है वो उसकी पहुंच की बात करता है, यानी किस किस व्यक्ति की वहाँ तक पहुंच है, किस किस व्यक्ति की वहाँ तक पहुंच नहीं है। भाई बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुंच सकते। इकोनॉमिक डिजिटल डिवाइड हो सकता है, किसी के पास गरीबी है, किसी के पास अमीरी है। सोशली डिवाइड है डिजिटली, तो हो सकता है ना। किसी किसी कोई कोई जोग्राफिकली डिवाइड है, भाई पता चला कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है ना। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि वहाँ पर आपको समझनी होगी। डिजिटल डिवाइड कोई बहुत ही वो नहीं है, अवेलेबिलिटी की बेस की बात कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी किसको है काम करने की और किसको काम करने की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, एक सोशोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है पिप्पा नॉरिस। ठीक है, शायद पूछा भी गया था किसी साल ये क्वेश्चन। एक बुक है डिजिटल डिवाइड नाम से ही, डिजिटल डिवाइड, और उसके राइटर है पिप्पा नॉरिस। इसको रफ कर देना। हाँ सर, कर दीजिए। Yes, sir. ठीक है, तो जो डिजिटल डिवाइड बुक है जिसके राइटर हैं पिप्पा नॉरिस,
पिपा नॉरिस। और पिपा नॉरिस ने डिजिटल डिवाइड ये किताब लिखी है, और भी किताबें हैं लेकिन फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको जो है देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। तो दूसरा देखते हैं इसके आगे। रिलीजन आपने पढ़ रखा है, रिलीजन की जो चीज़ें हैं वो आप देख चुके हैं। यानी कि जो थियरीज हैं, आत्मावाद, टोटमवाद, डर वाला सिद्धांत जो है, वो सारी आप देख चुके हैं। अच्छा, अ, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, अर्बन वायलेंस चूंकि हो गया है तो डोमेस्टिक वायलेंस भी देख लो। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? घरेलू हिंसा की बात की जाती है डोमेस्टिक वायलेंस में, जिसमें कि किसी भी तरह का मौखिक, शारीरिक या फिर मानसिक किसी भी तरह का दुर्व्यवहार शामिल है जो कि किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो डोमेस्टिक वायलेंस का सीधा सीधा सा मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है किसी भी घर घर में किसी के साथ भी हो रही हिंसा को हम मौखिक रूप से हो रही हो, वर्बली हो रही हो यानी फिजिकली हो रही हो यानी शारीरिक रूप से हो रही हो, और मानसिक हो रही हो यानी मेंटली फिजिकली, और जो है इस तरीके से किसी को परेशान करना जो है डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है, घरेलू हिंसा कहलाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया आपका जो है 26 अक्टूबर 2006 में। ठीक है, 26 आया था 2005 में, 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया और 2006 से लागू हुआ। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दो छोटे छोटे टर्म हमें और ध्यान आ रहे हैं, वो और देख लो। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं एक्जियोलॉजी, इससे भी एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, और ये दोनों नोट कर लेना एज इट इज। एक टर्म है एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी क्या होता है भैया? पता है किसी को एक्जियोलॉजी क्या होता है? वैल्यूज आप पढ़ते हैं, मूल्यों को आप पढ़ते हैं, नहीं तो सर। जो वैल्यूज की स्टडी होती है ना, यानी कि एक्सियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वैल्यूज, है ना। द फील्ड ऑफ जो द फील्ड ऑफ वैल्यूज विच कंसर्न्स अबाउट what is the nature and what is the classification of values is called एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, है ना, क्या होना चाहिए, कैसा होता है, उसकी बात करते हैं एक्सियोलॉजी में। एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इन्वेस्टिगेट्स वैल्यूज एंड एथिक्स। सिंपल सी बात है, कोई कुछ भी पूछे, मतलब कोई एक्सियोलॉजी पूछे तो एक्सियोलॉजी क्या होती है? एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा, इसको हिंदी में कहते हैं, परेशान नहीं हो, मूल्य मीमांसा। एक्सियोलॉजी को मूल्य मीमांसा कहते हैं। मूल्य मीमांसा बेसिकली जो है चार चीजों की बात करती है ना। यानी व्हाट इज वैल्यूज, वैल्यू है क्या, व्हाट वैल्यूज आर यानी मूल्य क्या है, दूसरी बात व्हाट इज मोरालिटी यानी नैतिकता क्या है, मोरालिटी किसे कहते हैं, नैतिकता क्या है। दूसरी चीज आ जाती है मतलब इसी, अब ये जो एक्सियोलॉजी है, एक्सियोलॉजी इसी की, वैसे तो ये भी फिलोसफी की एक ब्रांच है, हमने आपको बताया है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ठीक है, अच्छा, जिसमें कि ये पढ़ रही है मूल्य क्या है, यानी जब हम मूल्यों की बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा। दूसरी तरफ अगर हम पढ़ रहे हैं नैतिकता क्या है,
है ना। तो न इसको हम कहते हैं एथिक्स, जिसे हम कहते हैं नीति शास्त्र, एथिकल या एथिक्स। सुना है ना इससे पहले, ठीक है। दूसरा आ जाता है एस्थेटिक्स। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये भी पूछा जा चुका है एक बार। एक सेकेंड रुकना। हम्म बढ़िया है। हाँ हाँ भैया, क्लास पढ़ा। हाँ हाँ समझ गए भैया, क्लास पढ़ा लें फिर कॉल करते हैं आपको। हाँ क्लास पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ ठीक। वही 8 तो बज ही जाता है क्लास खत्म होते हुए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो कहाँ पर थे? एक्सियोलॉजी। ठीक है, तो मूल्य क्या है, यानी इसकी एस्थेटिक्स के साथ। हाँ एस्थेटिक्स की बात हो रही थी। ठीक है, एस्थेटिक्स क्या होता है? एस्थेटिक्स में जब हम फिलोसफिकली बात करने लगते हैं कि भाई सुंदरता क्या है, सुंदर क्या होता है, और जो है सुंदर किसे कहेंगे, या फिर फिलोसफिकली सुंदर कौन हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं एस्थेटिक्स। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 ब्रांचेस हो गई। एक हो गई एक्सियोलॉजी, एक हो गई एथिक्स, एक हो गई एस्थेटिक्स। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई हमारी एक्सियोलॉजी, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज वैल्यूज एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा हो जाएगा हमारा एथिक्स, जिसमें कि हम बात करेंगे नीतियों की, जिसमें कि हम बात करेंगे कि नीति क्या हो सकती है। और दूसरा आता है एथिक्स, यानी कि जिसमें कि हम बात करेंगे नीति शास्त्र की, नैतिकता क्या होगी। तो तीसरा वाला है व्हाट इज ब्यूटी। यानी सुंदरता क्या है, इसकी बात हम करते हैं एस्थेटिक्स में। ये बातें हो गई। तो एक्सियोलॉजी जो है, एक्सियोलॉजी का मतलब ही है कि थ्योरी ऑफ वैल्यूज, ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इज डीलिंग विद वैल्यूज, एथिक्स, एस्थेटिक्स ऑफ रिलीजन। यानी जब हम एक्सियोलॉजी की बात करेंगे तो एक्सियोलॉजी के अंदर आपकी एथिक्स भी आ जाएगी, एक्सियोलॉजी के अंदर आपका एस्थेटिक्स भी आ जाएगा, एक्सियोलॉजी के अंदर ही आपकी जो है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनमें कि आप वैल्यूज़ या फिर फिलोसफिकल स्टडी करते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सियोलॉजी हो गई। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो ये 2 टर्म हो गए, एक हो गया आपका एक्सियोलॉजी, एक हो गया आपका एस्थेटिक्स। यानी जब पर्टिकुलर हम एस्थेटिक्स की बात करेंगे तो उसमें बात आएगी ब्यूटी की, और जब हम सिर्फ एक्सियोलॉजी की बात करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यूज। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? नोट तो नहीं कर रहे थे जो हमने रफ कर दिया हो? ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है। एक्सियोलॉजी, एथिक्स और एस्थेटिक्स, 3 चीज़ें हमने देखी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक किताब आ रही है, लिख लीजिए आप लोग। किताब का नाम है आर्ट एंड एस्थेटिक्स। आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ये बुक है बेंडिक्ट बेकल्ड की। बेंडिक्ट बेकल। चाहिए तो इसमें एक लाइन लिख भी लीजिए, इंग्लिश में ही लिख लो। एस्थेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एस्थेटिक्स
is the branch of philosophy that examines the nature of art, the nature of art. आर्ट यानी कि किसी भी तरह की आर्ट, कोई भी कला जिसके बारे में पढ़ते हो, और बाकी आपने किताब पढ़ ली आर्ट एंड एस्थेटिक्स जो कि होती है बेनेडिक्ट एंडरसन की। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी भी है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।